हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बायोलॉजिकल साइंस का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। ठीक है, और इसीलिए इस प्रोजेक्ट को बोला गया था मेगा प्रोजेक्ट। मेगा प्रोजेक्ट ऐसा इसलिए क्योंकि इसको मेगा प्रोजेक्ट बोलने के पीछे जो रीज़न था वो ये था कि पूरे ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करना था। ठीक है, उसके एक एक न्यूक्लियोटाइड को सीक्वेंस करना था और ये सीक्वेंसिंग जो है वो बहुत ही टिपिकल टास्क था, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था और बहुत ज़्यादा इसमें पैसे का इन्वेस्टमेंट था। तो हर एक तरफ से एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा वर्क था, साइंटिफिक वर्क था जिसको पूरा करना था और इसको टारगेट किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका क्या हो जाता है, मेगा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के जो मेन डायरेक्टर्स थे, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के जो मेन डायरेक्टर्स थे वो थे क्रेग वेंटर और फ्रांसिस कोलिन। क्रेग वेंटर और फ्रांसिस कोलिन थे जिनके अंडर में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में टोटल 13 इयर्स लगे। टोटल 13 इयर्स लगे। 1990 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और 2003 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। तो टोटल 13 ईयर का ये प्रोजेक्ट था। ठीक है, कॉस्ट मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट था। तो इसका कॉस्ट अगर आप देखेंगे इस प्रोजेक्ट का, तो कॉस्ट जो था वो आपका था $3 पर न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड को सीक्वेंस करने में $3 का खर्च था। यानी ह्यूमन जीनोम जो है, ह्यूमन जीनोम की अगर आप बात करें तो ह्यूमन जीनोम में आपके 3 × 10⁹ है ना न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इतने न्यूक्लियोटाइड्स हैं 3 × 10⁹ यानी 3 बिलियन। तो 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स को अगर हमें सीक्वेंस करना है तो आप इस कॉस्ट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल कॉस्ट निकल करके आएगा। तो टोटल कॉस्ट हो गया $9 बिलियन। है ना, $9 बिलियन। तो काफ़ी बड़ा पैसे का इन्वेस्टमेंट था। ठीक, और ये इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा था वो कई लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा फंडिंग थी, जो सबसे बड़ी मेजर फंडिंग एजेंसीज थी वो 3 थी। कौन कौन? अगर हम लोग फंडिंग एजेंसीज की बात करें उसमें पहला था हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यूएसए, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यूएसए। दूसरा जो फंडिंग एजेंसी था इसमें वो था आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यूएसए। और तीसरा जो बड़ा फंडिंग एजेंसी था वो था वेलकम ट्रस्ट, वेलकम ट्रस्ट यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो ये 3 बड़ी मेजर एजेंसीज थी जिन्होंने इस पूरे पैसे को इन्वेस्ट किया इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो अब जानते हैं कि इसका मतलब क्या था। देखिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब ये था कि ह्यूमन के टोटल जीनोम में जितना भी DNA कंटेंट है, ठीक है, उस DNA कंटेंट के एक एक न्यूक्लियोटाइड को सीक्वेंस करना और उस सीक्वेंस को सही क्रम में अरेंज करके उसका एक फिजिकल मैप तैयार करना, ये इनका टारगेट था। ठीक है, तो क्या, और इसके अलावा ये मेन टारगेट था, इसके अलावा भी कुछ दूसरे गोल्स भी थे। तो आइए बात करते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के और क्या क्या गोल्स थे, उसकी भी बात कर लेते हैं। क्लियर? देखिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो गोल्स थे, यानी जो उसके टारगेट्स थे या ऑब्जेक्टिव्स थे, वो आपकी क्या क्या थे। पहला टारगेट तो यही था कि टू गेट कंप्लीट सीक्वेंस एंड प्रिपेयर फिजिकल मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम एंड प्रिपेयर डेटाबेस। यानी
पूरे ह्यूमन जीनोम का जो न्यूक्लियोटाइड्स था, एक एक न्यूक्लियोटाइड्स को सीक्वेंस करना और उसका डेटाबेस तैयार करना, ठीक है, ये इसका मेन टारगेट था। ठीक, दूसरा टारगेट क्या था, ह्यूमन जीनोम या जीनोमिक रिसर्च से रिलेटेड जो भी टूल्स हैं, ठीक है, जो भी रिसर्च मैथडोलॉजीज थे, उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करना, कैसे हम उसमें और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, क्या नई नई टेक्नोलॉजीज लगा सकते हैं, इस चीज़ को फाइंड आउट करने का भी गोल था। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू इंडस्ट्रीज। इस तरीके से जो भी हमें नए नए टूल्स या रिसर्च मेथड्स मिलते, उसको हम दूसरे ऑर्गेनिम्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं और उसका सबसे अच्छा असर पड़ता हमारे इंडस्ट्रीज़ पे, जहाँ पे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिम्स यूज़ होते हैं, जहाँ उनमें जेनेटिक मैनिपुलेशन करके नए नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, या मेडिकल फील्ड में भी नए नए मेडिसिन्स बनाना और दूसरे रिसर्च में उसको इस्तेमाल करना, ये सारा वर्क आपका यहीं से जनरेट हो सकता था। तो इसलिए जो भी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज मिलती उनको हमें क्या करना था, इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र करना था। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट की वजह से, चूँकि ह्यूमन से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, तो आप जानते हैं ह्यूमन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स या रिसर्च में सबसे पहले सोशल और एथिकल इश्यूज वगैरह होते ही हैं। तो साइंटिस्टों ने ये सोचा कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज आएंगे, ठीक है, तो एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं ELSI, ELSI। ठीक है, तो जो भी इश्यूज आएंगे उसका भी आंसर हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम लोगों को सही तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पाएँ, एड्रेस कर पाएँ। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को भी एड्रेस करना था। अगला टारगेट क्या था, टू फाइंड आउट ऑल ह्यूमन जीन्स। हमारे अंदर जो जीनोम है उसमें कितने एक्टिव जीन्स हैं जिनसे हमारा जेनेटिक एक्सप्रेशन चलता है और रेगुलेट होता है, तो उसको भी फाइंड आउट करना था कि एक्चुअल में कितने जीन हमारे अंदर काम करते हैं टोटल, है ना। देन अगला टारगेट क्या था, टू फाइंड आउट SNP लोकेशन। SNP क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म के जो लोकेशंस हैं हमारे जीनोम में, उनको फाइंड आउट करना कि टोटल कितने SNP लोकेशन है और कितने ऐसे हॉट स्पॉट्स हैं। हॉट स्पॉट्स यानी जीनोम में वो सीक्वेंसेस DNA के जहाँ सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं म्यूटेशन होने के। ठीक है, तो उन सबको फाइंड आउट करना था। ठीक, इसके अलावा टू अंडरस्टैंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो जेनेटिक डिजीजेज हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, उनको बेटर तरीके से समझना, अंडरस्टैंड करना कि उनका एक्चुअल कॉज क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, किस जीन में म्यूटेशन हो रहा है या किस तरीके से म्यूटेशन हो रहा है और कैसे हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके थेरेपीज़ के हमारे पास क्या नए टूल्स होंगे या क्या नई मेथड्स होंगे, इन सारी चीज़ों को डेवलप करना था। ठीक है, और ये जो मेन गोल्स है ये तो मैंने बता दिया, इसके अलावा भी छोटे छोटे जो भी इससे रिलेटेड थे वो सारी चीज़ें थी। प्लस यहाँ पे जो पहला पॉइंट है उस पर ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने क्या लिखा है, डेटाबेस। यानी अब इसी प्रोजेक्ट से ये समय आ गया था कि जो भी ह्यूमन का जेनेटिक रिसर्च है, ठीक है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक रिसर्च है, उसका हम डेटाबेस तैयार करें, यानी हम बायोलॉजिकल फील्ड को IT टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज करें, कंप्यूटर के साथ उसको मर्ज करें। और इसी मर्जिंग की वजह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के समय ही बायोलॉजी का एक नया ब्रांच निकल के बहुत तेज़ी से सामने आया, जिसको हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ठीक है, क्योंकि उसमें कंप्यूटर का एप्लीकेशन था, प्रोग्रामिंग थी। ठीक है, तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो फील्ड है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से निकल करके आया और काफ़ी पॉपुलराइज हुआ। आज भी इंडस्ट्री में उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, रिसर्च में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक गोल्स थे। अब आइए देखते हैं कि इसमें फाइंडिंग्स क्या थी, क्या क्या हमें इससे फ़ायदा हुआ इस जीनोमिक प्रोजेक्ट के बाद, क्या हमें इन सभी सवालों का आंसर मिला और क्या नई चीज़ें हमें पता चली, उसको हम लोग देखते हैं। जो रिजल्ट मिला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, ठीक है, आप रिजल्ट बोलिए या सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बोलिए, वो रिजल्ट्स कुछ इस तरह से थे। सबसे पहला कि ह्यूमन जीनोम में टोटल जो बेस पेयर्स थे वो आपके 3.164 बिलियन, ठीक है, 3.164 बिलियन थे। कुछ लोग इसको अप्रॉक्सीमेटली इसीलिए 3.2 बिलियन लिखते हैं, कहीं कहीं किताबों में आपको 3.3 भी मिलेगा, बट एग्जैक्टली इट इज़ 3.2। आप लेके चलेंगे तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतने मिलियन बेस पेयर मिले आपको। जो एवरेज साइज थी, जितने भी जीन हम लोगों में पाए जाते हैं ह्यूमंस में, उन जीन्स का जो एवरेज साइज था, उस एवरेज साइज में ये देखा गया कि हर एक जीन में ऑन एन एवरेज 3000 बेस पेयर्स मौजूद थे। कितने बेस पेयर मौजूद थे? 3000। लेकिन
ये मैंने एवरेज साइज़ की बात की है। बहुत सारे जीन थे जो बहुत छोटे भी थे, बहुत सारे जीन थे जो बहुत बड़े भी थे। तो ह्यूमन में जो सबसे बड़ा जीन पाया गया वो था आपका डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का जीन। ठीक है, तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का जो जीन है उसमें 2.4 मिलियन बेसेस थे। ठीक है, 2.4 मिलियन बेसेस आपके डिस्ट्रोफिन जीन में पाए जाते हैं, जो हमारे ह्यूमन बींग्स का या एनिमल्स की बॉडी का सबसे बड़ा जीन है। ठीक है, टोटल जीन स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट किया गया था कि ह्यूमन बहुत कॉम्प्लेक्स एनिमल है, तो कम से कम 80,000 से 80,000 से 1,40,000 के बीच कम से कम जीन की संख्या आनी चाहिए। यानी नंबर ऑफ जीन शुड बी 80,000 टू 1,40,000 अप्रॉक्स। बट जो रिजल्ट मिला वो उस एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम थी। जहां हम सोच रहे थे कम से कम 80,000 या 1,40,000 के आसपास जीन होना चाहिए, उससे काफ़ी कम अप्रॉक्सीमेटली ओनली 30,000 जीन्स पाए गए। ठीक है, तो सिर्फ 30,000 जीन्स आपको मिले इंस्टेड ऑफ 80,000 टू 1,40,000। ठीक है, तो काफ़ी कम मिला एक्सपेक्टेशन से। दूसरा ये देखा गया कि जो भी जीन हमें पता चला, 30,000 जीन पता चले, इस 30,000 जीन का 50% से भी ज़्यादा जीन ऐसे हैं जिनका फंक्शन हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो अभी भी बहुत सारे जीन हैं जिनका फंक्शन डिस्कवर नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि more than 50% genes are now we are having about which we are not knowing the function of that particular gene। तो उस पर्टिकुलर जीन का फंक्शन हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। ठीक है, और जहाँ तक प्रोटीन कोड करने की बात है तो ये देखा गया कि टोटल जीनोम में 2% से भी कम यानी लेस देन 2% जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। यानी प्रोटीन कोड करने वाले जो जीन है हमारे बॉडी में या हमारे जीनोम में, उस जीनोम में जो प्रोटीन कोड करने वाले जीन हैं वो पूरे जीनोम का 2% से भी कम हिस्सा बनाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आप निकालेंगे तो नेट आपका 1.8 समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये एक खास बात हो गई। इसके बाद ये देखा गया कि अगर इतना कम है तो मैक्सिमम पोर्शन में क्या है। भाई अगर पूरे जीनोम का जो डीएनए है उसका 2% से कम हमारा कोडिंग जीन है तो बाकी में क्या है। तो बाकी में ये देखा गया कि आरएनए कोड करने वाले जीन है, और जो मेजर पार्ट है जीनोम का, सबसे मैक्सिमम पार्ट है वो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस यानी डीएनए में ऐसे सीक्वेंसेस जो बार बार रिपीट होते हैं, 100 टाइम्स 1000 टाइम्स रिपीट होते हैं, तो उनको रिपीटेटिव सीक्वेंसेस बोला गया। तो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस सबसे ज़्यादा पोर्शन बनाते हैं हमारे जीनोम का। ठीक है, और इन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस से बहुत सारी बातें पता चलती हैं। हालांकि ये प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, लेकिन बाद में देखा गया कि इनसे बहुत सारे रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म होते हैं, यानी ये जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ठीक है, प्लस इनसे हमें नॉलेज मिलता है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का, ठीक है, उसके डायनेमिक्स का और उनके इवोल्यूशन का, कि कैसे कैसे क्रोमोसोम्स का इवोल्यूशन प्रिमिटिव से एडवांस केसेस तक हुआ है। तो वो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री वगैरह भी हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब जो सभी क्रोमोसोम थे जो हमारे ह्यूमन जीनोम में टोटल, अगर आप ह्यूमन की बात करते हैं तो आप पढ़ते हैं ह्यूमन में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं यानी 46। तो जीनोम में हैप्लॉइड नंबर होता है यानी 23 क्रोमोसोम्स की बात करनी, जिसमें 22 ऑटोसोम्स हैं। तो सबसे पहले जो क्रोमोसोम इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कम्प्लीटली सिक्वेंस्ड हुआ वो था क्रोमोसोम नंबर 1, है ना। और क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे पहले सिक्वेंस्ड हुआ, और ये देखा गया कि क्रोमोसोम नंबर 1 पे ही सबसे ज़्यादा जीन पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जीन कितने पाए जाते हैं क्रोमोसोम नंबर 1 पे, आपको 2968 जीन्स आपको मिलते हैं। क्लियर। इसके बाद जो सबसे कम जीन आपको मिला वो किस पे मिला, सबसे कम जीन आपको मिला वाई क्रोमोसोम पे। तो वाई क्रोमोसोम पे सिर्फ 231 यानी 231 जीन्स आपको मिलते हैं। ठीक, फिर एसएनपी लोकेशन की बात की गई, यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म के जो लोकेशंस हैं जिनको आप कॉमन टर्म में स्निप्स भी बोलते हैं। तो ये देखा गया कि ह्यूमन जीनोम में 1.4 मिलियन एसएनपी लोकेशंस हैं। ठीक है, एसएनपी लोकेशंस वो जगह होते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा, ठीक है, वेरिएशन आता है, मतलब म्यूटेशन होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। और ये जो वेरिएशन या म्यूटेशन होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, ये बेसिकली होता है रेप्लिकेशन के समय हुए एरर्स की वजह से, जिसको आप रेप्लिकेशन स्लिपेज भी बोलते हैं। तो उसके वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अब इस स्निप्स के डिस्कवरी से बहुत सारी बातें भी आगे पता चली कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स
होने के में सबसे ज़्यादा रोल इनका है, ठीक है, और उससे हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इससे पता चली। तो इस तरीके से ये हमारे रिजल्ट्स रहे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स के, ठीक है। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद दूसरे ऑर्गेनिज्म्स का भी जीनोम जल्दी सीक्वेंस किया गया, क्योंकि अब जो समय यहाँ पे लगा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में टोटल 13 ईयर्स, तो एक बार प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ये समझ में आ गया कि कहाँ किस टेक्नोलॉजी को कैसे इम्प्रूव करें, कौन से पार्ट्स को हम लोग रिमूव करें, कैसे कंसाइज करें, तो इससे जीनोम रिसर्च काफ़ी आसान हो गया और कम समय में होने लगा, ठीक है। तो जब कम समय में होने लगा, आसान हो गया, सस्ता हो गया, तो दूसरे जीनोम्स के रिसर्च पे भी लोगों की नज़रें गई और लोगों ने दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स के जीनोम को सीक्वेंस करना स्टार्ट किया, खासकर उन एनिमल्स और प्लांट्स के जीनोम को सीक्वेंस करना स्टार्ट किया जो रिसर्च में हमेशा यूज़ होते हैं मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे। जैसे ईस्ट का जीनोम पूरा सीक्वेंस किया गया, ई कोलाई बैक्टीरिया का जीनोम पूरा सीक्वेंस किया गया। इसके बाद आपका ये सिनोरैप्टिस एलिगेंस एक निमेटोड है जो रिसर्च में यूज़ होता है, उसके जीनोम को पूरी तरह से सीक्वेंस किया गया। माउस के जीनोम को पूरी तरह से सीक्वेंस किया गया, रैट के जीनोम को सीक्वेंस किया गया, ठीक है, जेब्रा फिश के सीक्वेंस को जीनोम के सीक्वेंस को फाइंड आउट किया गया। फिर प्लांट में आ जाते हैं तो वीट, राइस, मेज़, इन सब के जीनोम को सीक्वेंस किया गया। रिसर्च प्लांट है जिसको बोलते हैं अरेबिडोप्सिस थैलियाना, तो अरेबिडोप्सिस थैलियाना के जीनोम को भी पूरी तरह से सीक्वेंस किया गया। तो इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स का जीनोम सीक्वेंस आज हम लोग के पास डेटाबेस में मौजूद है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट। अब आइए देखते हैं कि मेथडोलॉजी यानी कौन कौन से मेथड यूज़ किए गए थे इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। ओके, देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो रिसर्च के मेथड्स थे यानी मेथडोलॉजीज थी, यानी किस तरीके से हम सीक्वेंसिंग को अप्रोच करेंगे, कैसे कर पाएंगे, इसको लेकर के दो बेसिक मेथड यूज़ किए गए थे। एक था आपका EST मेथड यानी एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग मेथड, और दूसरा था आपका रैंडम मेथड जिसको हम बोलते हैं शॉटगन मेथड, ठीक है। तो EST मेथड किसके लिए था? EST मेथड DNA के उस सीक्वेंस के लिए था जो कोडिंग था, यानी जिससे प्रोटीन या RNA बनता है, ठीक है। तो कोडिंग सीक्वेंसेस के लिए EST मेथड था, जबकि रैंडम मेथड दोनों के लिए था, कोडिंग के लिए भी था और नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंसेस के लिए था। तो समझते हैं इसको डायग्राम से। जैसे मान लीजिए मैंने एक ह्यूमन DNA बना लिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस ह्यूमन DNA में दो जगह जीन मैंने बनाया, एक जीन X एक जीन Y, यानी जो जीन वाला एरिया है वो हमारा कोडिंग सीक्वेंस हो गया और जीन के बाहर का जो एरिया है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग मेथड में क्या होता है कि हम जानते हैं कि ये जीन हमारा एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेस यानी ट्रांसक्राइब होगा, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये RNA बनाएगा। तो जो RNA बनेगा वो इस जीन का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना। अब इस RNA का जो 5 प्राइम एंड है, ठीक है, 5 प्राइम एंड है, उसी का एक टुकड़ा निकाल लेते हैं, ठीक। इस 5 प्राइम एंड का एक टुकड़ा निकाल लेंगे और इसी टुकड़े को हम एज अ प्राइमर यूज़ कर लेंगे, ठीक। तो इसीलिए चूंकि एक्सप्रेशन के बाद, जीन के एक्सप्रेशन के बाद जो RNA बना है उस एक्सप्रेशन का एक छोटा सा हिस्सा हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज अ प्राइमर, इसलिए ताकि जब हम इसको इस जीन पे डालें तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पे यहीं कहीं आकर के बाइंड होगा जहाँ इसका कॉम्प्लीमेंट्री रीजन होगा। तो इस तरीके से ये टैग कर देगा, ठीक है, इस बात यहाँ पे आकर के कि यही वो रीजन था जहाँ से ये RNA बना है, ठीक। तो एक्सप्रेस होने वाले सीक्वेंस को RNA के 5 प्राइम एंड के को यूज़ करके किस तरह यूज़ कर रहे हैं, इसको हम टैग की तरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एज अ टैग यूज़ कर लेना है। और जब इसको इस DNA पे डालेंगे तो देखिए ये अपने करस्पॉन्डिंग जगह पे जा करके बाइंड करेंगे, ठीक है, इसका इधर एरिया, इसका इधर एरिया। तो इस तरीके से जो कोडिंग सीक्वेंस है उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे और सीक्वेंस कर पाएंगे, ठीक। जबकि शॉटगन मेथड में कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों को लेके चलना है, तो यहाँ हमें कुछ पता ही नहीं है, तो इसीलिए हमने रैंडम मेथड यूज़ किया, यानी रैंडम ओलिगो प्राइमर्स बनाए। ओलिगो प्राइमर्स यानी हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन का जो DNA प्राइमर बन सकता है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, DNA के न्यूक्लियोटाइड्स का इस्तेमाल करके वो सारे प्राइमर हमने बना लिए और बनाने के बाद सबको एक साथ DNA पे डाल दिया। तो जो इसमें से कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जहाँ जहाँ कुछ हमारे कोडिंग सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो वहाँ बाइंड कर लेंगे, कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे वहाँ बाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से सब आकर के बाइंड कर लिए और फिर ये हमें अब यहाँ से सीक्वेंस करने में मदद कर देंगे PCR की मदद से, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग हमारा नोन
सीक्वेंस के लिए था, कोडिंग सीक्वेंस के लिए था, और शॉटगन मेथड हमारा कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों के लिए था। ठीक है, अब इस तरीके से जो भी सीक्वेंसेस हमें मिलेंगे, देखिए यहाँ पे भी सभी सीक्वेंसेस मिलेंगे, यहाँ पे भी सभी सीक्वेंसेस मिलेंगे। जैसे मान लीजिए यही वाला है, अब इसको प्राइमर की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो ये धीरे 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 इसको इधर से यहाँ से पूरा इसको कॉपी करता हुआ ये कितना लंबा डीएनए बनाएगा। ये यहाँ से स्टार्ट करेगा तो थोड़ा छोटा डीएनए बनाएगा। तो इस तरह से छोटे बड़े साइज के कई फ्रेगमेंट्स बनेंगे। जैसे यहाँ पे भी ये पूरा बनाएगा, ये थोड़ा छोटा बनाएगा, ये और छोटा बनाएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे बड़े कई फ्रेगमेंट्स हमारे डीएनए के बनेंगे। ठीक है, और फिर उन सभी फ्रेगमेंट्स को जब हम एक पास रखेंगे तो चूंकि उसमें बहुत सारे सीक्वेंसेस उनके मैच करते होंगे तो एक ओवरलैपिंग इमेज आएगी। तो ओवरलैपिंग इमेज से हम कंप्लीट सीक्वेंस फाउंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो सीक्वेंसिंग का मेथड था वो किया गया। और इस मेथड में इस्तेमाल होने वाले जो मेन वेक्टर थे वो वेक्टर थे हमारे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यानी बैक, और यैक ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये दो मेन वेक्टर थे। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टेप्स की बात करेंगे कि क्या बेसिक स्टेप होते हैं ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो स्टेप्स हैं उनमें क्या करना है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए फ्रॉम सेल। ह्यूमन के सेल से, चाहे आप ब्लड सेल यूज कर सकते हैं, ब्लड है ना, तो ब्लड सेल से ह्यूमन के जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट किया गया। दूसरा, रैंडम फ्रैगमेंटेशन, रैंडम फ्रैगमेंटेशन किया गया ऑफ डीएनए। जो डीएनए आइसोलेट किया गया उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया रैंडमली बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से छोटे छोटे टुकड़े बना लिए गए। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या रहा, टुकड़े बनाने के बाद उन टुकड़ों को एम्पलीफाई करना था। क्योंकि मान लीजिए आपने डीएनए आइसोलेट किया तो उसमें एक सीक्वेंस वाले जो एक कुछ फ्रेगमेंट्स होंगे उनकी संख्या बहुत कम होगी। तो हमें चूंकि बहुत ज़्यादा डीएनए की रिक्वायरमेंट थी इस पूरे प्रोजेक्ट में, तो इसलिए डीएनए के अमाउंट को एम्पलीफाई किया गया। तो तीसरा प्रोसेस वही है, एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर मशीन से उसको एम्पलीफाई कर लिया गया। देन जो फोर्थ मेथड है, सॉरी फोर्थ स्टेप जो है, तो फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, अब फ्रेगमेंट तो हमारे एम्पलीफाई हो गए, अब उन फ्रेगमेंट्स को हम होस्ट के जीनोम के साथ अटैच करेंगे। होस्ट यानी यहाँ पे जो हमारा वेक्टर था। ठीक है, तो वेक्टर हमारा क्या है, एड these fragments into vector DNA, ठीक, and then transferred into host cell। तो होस्ट सेल जो यहाँ पे यूज किया गया वो बैक्टीरिया थी, ई कोलाई का यूज किया गया, और ईस्ट सेल दोनों का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से। और जो वेक्टर यूज हुए, वेक्टर याद रखिएगा, एक था बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और दूसरा था यैक ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो इसलिए बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को ईस्ट सेल सॉरी ई कोलाई में ट्रांसफर करेंगे, और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को ईस्ट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, है ना। तो इस तरीके से इन वेक्टर्स में लगा करके उन फ्रेगमेंट्स को इन सेल में डाल दिया गया। तो इससे फायदा क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी। इस तरीके से जीनोमिक लाइब्रेरी तैयार की गई, और ये जीनोमिक लाइब्रेरी से अब एक एक करके हम जो डीएनए फ्रेगमेंट्स उसमें गए हैं उनको निकाल के हम लोग 1 बाय 1 सीक्वेंस कर सकते हैं। तो सीक्वेंसिंग के लिए जो मेथड यूज किया गया, ठीक है, ऑटोमेटेड कंप्यूटर बेस्ड ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग वाज डन। ठीक है,
तो ऑटोमेटेड मशीन से उसको सीक्वेंस किया गया, और ये जो मशीन थी वो बेस्ड ऑन फ्रेडरिक सेंगर मेथड। तो फ्रेडरिक सेंगर मेथड पर ये मशीन बेस्ड थी, यानी न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए के सीक्वेंसिंग का जो बेस्ट मेथड है वो सेंगर साहब ने दिया था, फ्रेडरिक सेंगर ने डिस्कवर किया था, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको सेंगर मेथड बोलते हैं। और यही सेंगर साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने ही प्रोटीन की सीक्वेंसिंग का भी तरीका बताया था कि कैसे प्रोटीन को हम लोग सीक्वेंस कर सकते हैं। तो प्रोटीन सीक्वेंसिंग और न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसिंग दोनों को इन्होंने ही फाइंड आउट किया था, और इसके लिए इनको दोनों बार नोबेल प्राइज मिला था। क्लियर। और इंसुलिन प्रोटीन सीक्वेंसिंग के समय इन्होंने ही इंसुलिन हार्मोन को सबसे पहले सीक्वेंस करके उसका स्ट्रक्चर बताया था कि उसमें कितने अमीनो एसिड्स हैं, किस क्रम में हैं, और कितने पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, ये सारी बातें इन्होंने बताई। इसी सेंगर मेथड पे ये हमारा पूरा जो टेक्नोलॉजी है वो बेस्ड है। ठीक। और फिर इसके बाद जब सारा कुछ हो गया तो जो भी सीक्वेंस हमें मिला, ठीक है, तो उस सीक्वेंस का फंक्शन असाइन किया गया। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ ईच सीक्वेंस इन डीएनए, है ना। तो जो डीएनए है उसमें जो भी सीक्वेंसेस हमें मिले उनका फंक्शन असाइन किया गया, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सीक्वेंस एनोटेशन। तो ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा, सीक्वेंस एनोटेशन क्या है। सीक्वेंस एनोटेशन है कि किसी डीएनए सीक्वेंस को फाइंड आउट करके उसके फंक्शन को निर्धारित करना, उसके फंक्शन को असाइन करना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक। तो ये हमारा स्टेप रहा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। क्लियर।